सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, आज सिंगू बॉर्डर पर मेन स्टेज के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी तमाम बड़े किसान नेताओं ने भाग लिया। मेरे भाइयों, इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि जो दो हमारी मांगे हैं, उनके लिए तो लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं और अपनी दोनों मांगों को पूरा कराएंगे। तीनों काले कानून वापस कराएंगे और एमएसपी गारंटी कानून लागू कराएंगे। तो ये बात तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, ये दोनों मांगों को पूरा कराएंगे। लेकिन उससे पहले इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है और उसके कारण किसान समाज की, किसान कौम की एक बहुत बड़ी जीत हो चुकी है। और वो जीत ये है कि जो ये किसान समाज पिछले 73-74 सालों से राजनेताओं द्वारा धर्म और जाति के नाम पर बांटा गया था, अब वो किसान समाज एकजुट हो गया है। पहले राजनीतिक पार्टियां जो धर्म और जाति के नाम पे किसान समाज को बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती थी, अब आगे वो काम नहीं होगा और ये किसान समाज किसान बन के रहेगा। अब देखिए, लगभग 5 महीने हो गए आंदोलन चलते हुए। यहां पे देवी देवताओं का भी कोई त्योहार मनाया जाता है, अपने गुरुओं का भी कोई त्योहार, कोई पर्व मनाया जाता है। रहबरे आजम दीनबंधु छोटूराम जी की जयंती भी मनाई जाती है, रविदास जयंती जी भी यहीं बनाई जाती है। यानी सभी धर्मों, सभी जातियों के कार्यक्रम यहां पे हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब रमजान शुरू हुआ था, तो सिंगू बॉर्डर पे मेन स्टेज पे ही हमारे मुस्लिम भाइयों का पहला रोजा उस दिन खुलवाया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस आंदोलन ने यह की है कि इस आंदोलन ने किसान कौम को किसान कौम के तरीके से ही जोड़ दिया है। अब कोई किसान अपने आप को हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान बन के नहीं सोचता है, वो अपने आप को किसान बन के सोचता है। यह इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है और इसी कारण से सभी राजनीतिक पार्टियों को पेट दर्द हो रखा है, क्योंकि ये सारी राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज को धर्म जाति के नाम पे बांट के अपनी राजनीति आज तक करती आई है। लेकिन अब ये जो समाज पूरा एकजुट हुआ है, अब किसान किसान बन के सोचता है, अब मजदूर मजदूर बन के सोचता है, अब नौजवान नौजवान बन के जो सोचने लगा है, इससे सारी राजनीतिक पार्टियां बहुत ज्यादा परेशान हैं। और मेरे भाइयों, एक बात और इसमें ध्यान देने योग्य यह है कि जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी, वो अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए हुई थी। गुरु जी न्याय के रास्ते पे थे, सच के रास्ते पे थे, सत्य के रास्ते पे थे, और जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे वो गलत रास्ते पे थे, वो अन्याय के रास्ते पे थे, वो झूठ के रास्ते पे थे। उस समय लोगों पे धर्म और जाति के नाम पे अत्याचार किया जा रहा था और उस समय गुरुजी ने अपनी शहादत दी थी। आज भी आप देखिए, आज भी यही हो रहा है। लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, धर्म और जाति के आधार पे लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो आज भी ये जरूरत है कि देश के लाखों करोड़ों नौजवान गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पर चलें और यदि जरूरत पड़े तो देश के लिए और समाज के लिए हम भी अपना सर कलम कराने को तैयार रहें, हम भी अपनी शहादत देने को तैयार रहें। जब हम इस मानसिकता के साथ आंदोलन करेंगे कि भाई हम शहादत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन देश और समाज के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, जब हमारी यह मानसिकता होगी तो वो मानसिकता, उस मानसिकता के तहत किया गया काम ही अपने गुरुओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मेरे भाइयों, एक चीज और जो हमें समझनी चाहिए, आज जो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन तो वो चीज है जिसके ऊपर हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का, हर जीव जंतु, हर प्राणी का अधिकार है, लेकिन आज ऑक्सीजन की भी कमी हो रखी है। 1-1.5 साल पहले ये कोरोना नाम की ये बीमारी एक आनी शुरू हुई थी, बड़ी बड़ी बातें कही गई, पीएम केयर फंड में बहुत फंड इकट्ठा किया गया, लेकिन क्या हुआ उस फंड से किसी को नहीं पता। क्या तैयारियां की गई, किसी को कुछ नहीं पता। तो आज इसमें एक चीज समझने की जो है वो ये है कि ऑक्सीजन प्लांट जो प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट लोगों के हाथ में थे, आज मजबूरी में सरकार ने यह किया कि उन सभी प्लांटों का टेक ओवर कर लिया और सरकार उनको कंट्रोल कर रही है। ऐसा क्यों हुआ मेरे भाइयों? क्योंकि ऑक्सीजन जिस पे हर व्यक्ति का अधिकार है, उसकी भी जमाखोरी की गई, उसकी भी कालाबाजारी हुई। इस जैसे हालात आज बने हुए हैं। हम बार बार जो ये बात पहले दिन से कह रहे हैं
कि यदि मंडियों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, यदि मंडियां बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चली गई, यदि सरकारी मंडियां खत्म हो गई, तो आने वाले दिनों में हमारे देश की जनता को अनाज के एक एक दाने के लिए भी ठीक इसी तरीके से तरसना पड़ेगा जैसे हमारे देश के लोग आज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। जो ये प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका एजेंडा सिर्फ एक होता है कि चाहे इनको जमाखोरी करनी पड़े, इनको कालाबाजारी करनी पड़े, इनको अपना मुनाफा करना है, इनको पैसे कमाने हैं। यदि उसके लिए इनको जनता का खून चूसना पड़ता है तो ये वो काम भी करते हैं। मेरे भाइयों, पहले दिन से पूरा संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता बार बार पूरे देश को यही समझा रहे हैं कि यदि समय रहते पूरा देश एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा तो आने वाले समय में हमारे देश की जनता को ठीक उसी तरीके से दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी अनाज के लिए, जिस तरीके से आज ऑक्सीजन के लिए खानी पड़ रही हैं। इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि सरकारी मंडियां बहुत जरूरी हैं। यदि ये मंडियां प्राइवेट लोगों के हाथ में चली गई तो प्राइवेट लोग जमाखोरी करेंगे, कालाबाजारी करेंगे। उन प्राइवेट मंडियों में तोल काटा भी प्राइवेट लोगों का होगा, नियम कानून भी उनके होंगे। किसान की तो बस फसल होगी और शोषण भी किसान का ही होगा। इसीलिए हम ये पहले दिन से कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो दिन में 3 वक्त का खाना खाता है, जो किसान के खेत का अन्न खाता है। और हम तो कहते हैं ये मनुष्यों से अलावा, मनुष्यों से आगे बढ़ के ये पशु पक्षियों का भी आंदोलन है, ये हर जीव जंतु का आंदोलन है, ये हर प्राणी का आंदोलन है। और एक बात हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो कर्जा था वो मात्र 91,000 करोड़ रुपए का था। यानी लगभग 40-45 साल हो गए थे इस पूरी संस्थान को बने हुए, इसके ऊपर कर्जा हुआ 91,000 करोड़ रुपए का। लेकिन आज के दिन जनवरी 2021 में एफसीआई के ऊपर कर्जा बढ़ के हो गया 4,09,000 करोड़ रुपए का, यानी 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। और कारण क्या है कि 2016-17 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने हर साल एफसीआई को दी जाने वाली फूड सब्सिडी बंद कर दी थी और एफसीआई को मजबूर कर दिया कि वो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जा ले। इसीलिए आज एफसीआई इतना कर्जदार हो गया। और ये बीजेपी वाले बार बार क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, तो एक क्रोनोलॉजी भाइयों हमें भी समझनी पड़ेगी। और वो क्रोनोलॉजी ये है कि इस मोदी सरकार ने बहुत सारी सरकारी कंपनियां बेच दी, लेकिन उन कंपनियों को बेचने से पहले उन कंपनियों को घाटे में दिखाते हैं, उन कंपनियों के ऊपर भारी भरकम कर्जा दिखाते हैं और फिर उनको कह देते हैं कि इनको बेच दिया जाए। और हमारे देश की भोली भाली जनता भी इनकी बातों में आ जाती है और कहती है कि इस कंपनी के ऊपर इतना कर्ज है, ये कंपनी इतनी घाटे में चल रही है तो इसको बेच दिया जाए। लेकिन कोई भी यह सवाल नहीं पूछता कि ये कंपनी घाटे में क्यों गई, इस कंपनी के ऊपर इतना कर्जा क्यों हुआ, यह सवाल कोई नहीं पूछता। तो मेरे भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि एफसीआई वो संस्थान है जो किसानों से अनाज प्रोक्यूर करता है, जो किसानों से गेहूं लेता है और उसके बाद पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हमारे देश के गरीब भाइयों, मजदूर भाइयों, दलित भाइयों को 2 रुपए किलो के अनुसार अनाज मुहैया कराया जाता है। यह सरकार एफसीआई को बेचने की साजिश रच चुकी है। और यदि एफसीआई खत्म हो गया तो किसानों की प्रोक्यूरमेंट भी खत्म होगी और हमारे गरीब मजदूर दलित भाइयों को मिलने वाला 2 रुपए किलो अनाज भी बंद हो जाएगा। तो आने वाले समय में ठीक इसी तरीके से हमारे गरीब भाइयों को तरसना पड़ेगा, जैसे आज पूरे देश की जनता ऑक्सीजन के लिए तरस रही है, ठीक इसी तरीके से अनाज के लिए भी तरसना और तड़पना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, सभी वर्गों से, 36 बिरादरियों से मेरा यह हाथ जोड़ के निवेदन है कि यह देश को बचाने वाला आंदोलन है। यह आंदोलन है जिसमें एक तरफ देश को बचाने वाले किसान, नौजवान, जवान खड़े हैं, तो दूसरी तरफ देश को बेचने वाले राजनेता और पूंजीपति घराने खड़े हैं। यह बहुत निर्णायक आंदोलन है। यह आंदोलन इस बात को तय करेगा कि इस देश में जवानों, किसानों और नौजवानों की चलेगी या कॉरपोरेट घरानों की चलेगी। यह आंदोलन इस बात को तय करेगा कि आने वाले समय में हमारी और आपकी सुनी जाएगी या अंबानी और अडानी की सुनी जाएगी। इसलिए यह आंदोलन हर भारतीय का है। इसलिए मेरी विनती भी है कि हर भारतीय इस आंदोलन में अपना योगदान जरूर दे। और एक और बात साथियों, मैं एक विशेष विनती करना चाहता हूं, जो कुछ दिन पहले मोर्चा के सभी किसान नेताओं ने सामूहिक तौर पे जो विनती करी थी कि यहां पे आंदोलन लंबा चलेगा। हम 6-6 महीने का राशन लेके आए थे जब 26 नवंबर को यहां पे आए थे,
तो 26 नवंबर के दिन सारे किसान भाई अपने ट्रॉलियों में 6-6 महीने का राशन लेके आए थे। अब आंदोलन और भी आगे लंबा चलने की संभावना, आंदोलन चल ही रहा है। तो कुछ दिन पहले एक अपील की गई थी कि हर किसान भाई अपने घर से एक मुट्ठी गेहूं लेके जरूर आए, क्योंकि जो दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा है ये हम सबका साझे का सामूहिक आंदोलन है। तो आज उसी चीज का बहुत असर भी दिखा, जो सभी किसान नेताओं की सामूहिक अपील थी। आज करनाल के गगसीना गांव से 6 ट्रॉली गेहूं की भर के आई, और जो यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे ही एक गोल्डन हट रेस्टोरेंट है जिसके मालिक राम सिंह राणा है, वो पहले ही दिन से आंदोलन में पूरा सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं पे एक गोदाम में गेहूं स्टोर किया जा रहा है। पहले भी कई गांवों की ट्रॉलियां आई हैं और वहां पे उन्होंने अभी 8 चक्कियां लगा दी हैं, और वहां पे गेहूं को पीस के 25-25 किलो की आटे की पैकिंग में सभी धरनों पे, सभी लंगरों में आटा वो लगातार पहुंचाएंगे। अभी उन्होंने पानी पहुंचाने का सिस्टम भी चालू किया है, जो 1 मई से पूरे अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगा। उससे पहले भी वो बहुत सेवा कर चुके हैं। तो मेरी सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें नहीं पता ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, हो सकता है 6 महीने चले, 1 साल चले, 1.5 साल चले, हमें नहीं मालूम कितना लंबा चलेगा। हम तो सिर्फ एक बात को जानते हैं कि आंदोलन जीत के ही वापस जाएंगे। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो आंदोलन जीत के वापस जाएंगे या दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी कुर्बानी दे के वापस जाएंगे। तो इसलिए आंदोलन कितना भी लंबा चल सकता है, इसलिए हर किसान भाई अपने घर से अपनी क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार गेहूं जरूर दे और सभी बॉर्डरों पे वो पहुंचाए। ये आंदोलन हम सब का आंदोलन है, ये आंदोलन पूरी सृष्टि का है, ये आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन है। और मेरी अंत में यही विनती है आपसे कि किसान एकता मोर्चा जो ये पेज है, ये देश के करोड़ों करोड़ों किसानों की आवाज है, और इसके पीछे एक वॉलंटियर्स की टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो सभी से विनती है, इस पेज को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी बात, हिंदुस्तान के, भारत के किसानों की आवाज दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके। जय जवान, जय किसान, जय भारत।